100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये प्रचलित नारा कभी कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था और कर्पूरी ठाकुर का ये नारा आज दिन तक लोग गुनगुनाते हैं। इस देश में 90% जनता आम जनता है जो जीवन जीने के लिए संघर्ष करती है और 10% लोग अमीर वर्ग हैं। आज सरकारें अमीर वर्गों के गोद में बैठी हुई हैं। जब कर्पूरी ठाकुर थे उस वक्त भी सरकारें अति किए हुए थी, अति इस तरह की थी। 90% जो वर्ग था, गरीब तबका था, मजदूर था, किसान था, कारीगर था, कामगार था, वो सब संघर्ष कर रहा था जिंदगी जीने के लिए। उसके पास चलने के लिए साइकिल नहीं होती थी और 10% के लड़के, बच्चे, महिलाएं सब सरकारी दफ्तरों में कब्जा किए हुए थी। 10% लोगों की कंपनियां थी, 10% लोगों के पास जमीनें थी। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा था और उस चाल चरित्र चेहरे के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के संचालन में चलती थी, उस पार्टी ने लगातार कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई के सिपाही थे कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर आज भी लोगों के जेहन में निवास करते हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और दुख की बात है कि हमारी नई पीढ़ी कर्पूरी ठाकुर को भूल रही है। तो इसीलिए मैं याद दिलाने आया हूं आपको, आपके पूर्वज की, आपके उस महान नेता की जिसने आपके लिए कुछ किया था, आपके लिए कुछ बोया था। दोस्तों, नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर के पिता पारंपरिक रूप से नाई हुआ करते थे। वो बाल काटने जाया करते थे, गाँवों में, लोगों के घरों में बाल काटते थे, गांव में बुलौआ देते थे, बारातों में जाते थे। और आप लोग ये जानते हैं कि बारात में जाते वक्त एक नाई को कितना परेशान किया जाता है, कितनी उसके साथ व्यंग्यात्मक चीज़ें की जाती हैं, कितना उसके साथ मानसिक अत्याचार होता है, ये सभी जानते हैं। हालांकि समाज के लिए ये परंपरा है, लेकिन जिस पर बीतती है उसे पूछिए, उससे कोई अच्छे से बात नहीं करता है। ए नाऊ, इधर आ, चल जा गाँव में बुलौआ दे के आ जा। उससे कोई अच्छे से आप और तुम करके बात नहीं करता है। मैं ये बात मानता हूं कि समाज इतना बड़ा दुष्ट या दुश्मन नहीं है। समाज एक नाई के साथ अच्छे व्यवहार भी करता है, लेकिन बुरे व्यवहार भी तो करता है। उसी नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर के पिता भी नाई हुआ करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सामंती लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के पिता गोपाल ठाकुर को दाढ़ी और बाल काटने के लिए बुलाया। किसी व्यस्तता के कारण गोपाल ठाकुर उन सामंतियों के यहाँ बाल काटने नहीं पहुँच पाए थे और इसी कारण गोपाल ठाकुर को वो लोग घर पे पीटने चले आए थे। वो सामंती ये भूल गए थे कि जिस व्यक्ति को हम पीटने आए हैं उसका लड़का इसी राज्य का मुख्यमंत्री है। सोचने वाली बात देखिए, एक मुख्यमंत्री का पिता सामंती दौर में अपनी परंपरा से नहीं हट पाया, लगातार बाल काटने जाया करता था। ये कितनी बड़ी बात है। आज एक कोई प्रधान हो जाता है तो उसकी बेटी और उसके बेटे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चलना शुरू हो जाते हैं, और एक मुख्यमंत्री का पिता लगातार गाँव में रह रहा है और अपनी पारंपरिक चीज़ों को निभा रहा था। ये क्या था? ये सादगी का पर्याय था या सामंतवादी व्यवस्थाओं की मजबूती, जिनसे कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी गोपाल ठाकुर निकल नहीं पाए। तो गोपाल ठाकुर जब उनके यहाँ बाल काटने नहीं गए तो उनको पीटने के लिए सामंती लोग उनके घर तक चले आए। और ये बात जब प्रशासन को भनक चली तो पूरा प्रशासन ने सामंतियों के यहाँ छापा दे दिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जकड़ लिया गया। जकड़ने के बाद मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात आई तो मुख्यमंत्री गोपाल ठाकुर के पुत्र कर्पूरी ठाकुर, उस महान व्यक्ति ने यह कहा कि इन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया जाए। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं। पहले आप कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा सुन लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने उन लोगों को छोड़ दिया और ये कहा कि अकेले एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात क्यों? आज हमारे पिता हैं, ये मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए तुरंत इनको पकड़ लिया। आप पीट सकते हो, इनको जेल डाल सकते हो, लेकिन क्या पूरे देश में इस तरीके के अत्याचार नहीं होते हैं? पूरे देश में पिछड़ा और दलित तबका के साथ इसी तरीके के अत्याचार होते हैं। सबकी यही हालत है कि अगर काम पे नहीं पहुंचता है तो पिटाई होने लगती है। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? ये विचारधारा के तहत बचेंगे। जाइए और लोगों में जागरूकता फैलाइए। कर्पूरी ठाकुर जी के इस निर्णय से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये उन्होंने उस समय बहुत बुरा किया था। मुझे लगता है या तो उन्होंने ये काम उस समय दबाव में किया होगा, उनके ऊपर इस तरीके का दबाव होगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी या हमारे आसपास रहने वाला सामंती वर्ग रूठ जाएगा। शायद यही कारण होगा। वरना कर्पूरी ठाकुर की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उन सामंतियों की खाल खींच लेता और पूरे देश प्रदेश में ये संदेश दे देता कि अगर किसी भी गरीब मजदूर को सताओगे आप जाति के आधार पर, उसके साथ बदतमीजी करोगे काम करने वाले व्यक्ति के साथ, तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या कारण रहा कर्पूरी ठाकुर ने वो निर्णय लिए? उदार हृदय था या दबाव था, मजबूरी थी, मैं नहीं जानता हूँ। वीडियो लंबी होने वाली है। कर्पूरी ठाकुर के जीवन की ऐसी कई कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूं, आज तक बने रहें। ये दिन था 24 जनवरी का सन 1924 में। कर्पूरी ठाकुर गोपाल ठाकुर के यहाँ जन्म लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सीमांत किसान था, थोड़ी जमीन का मालिक था और गांव में बाल काटने जाया करता था। समस्तीपुर के पितौजिया जिले में इनका निवास था और यहीं पले बड़े। सन 1940 में इन्होंने मैट्रिक पास की पटना विश्वविद्यालय से और सन 1942 में देश में असहयोग आंदोलन की आवाज गूंज उठी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले असहयोग आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर ने पूरी तरीके से भाग लिया और 1942 में ही जैसे वो गए तुरंत ही गिरफ्तार कर लिए गए। 26 महीने की जेल काटने के बाद सन 1945 में कर्पूरी ठाकुर वापस जनता के बीच आते हैं।
लगातार जनता के लिए संघर्ष करते हैं। 1947 में देश को आज़ादी मिल जाती है और 1948 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी में कर्पूरी ठाकुर इन्वॉल्व हो जाते हैं और बिहार के प्रादेशिक मंत्री बनाए जाते हैं। यहां से शुरू होता है कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक सफर। 1952 के आम चुनाव में पहली बार में ही कर्पूरी ठाकुर बिहार के किसी विधानसभा से विधायक चुने गए। 1967 में आकर बिहार में सोशलिस्ट पार्टी सरकार बनाती है और सरकार के उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। मार्च 1967 से लेकर अप्रैल सन 1968 तक कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहते हैं और 1968 में उनका पद ये चला जाता है। उसके 2 वर्ष बाद 1970 में कर्पूरी ठाकुर को उसी बिहार में मुख्यमंत्री के पद के रूप में सुशोभित किया जाता है जनता के द्वारा और सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने कुछ ऐसे अभूतपूर्व काम किए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उनमें सबसे मुख्य काम था बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा देना। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी सरकार जाने के बावजूद भी पूरे देश में अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ चुका था। प्रत्येक प्रदेश में अंग्रेजी अनिवार्य थी कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, ताकि वो विदेशों में जाकर भी अपना जलजला कायम रख सकें। लेकिन देहात वर्ग से आने वाले गरीबों और मजदूरों के बच्चे अंग्रेजी में उतने तेज नहीं होते थे, क्योंकि उनके घर में न पढ़ने का संसाधन था, न गाइडेंस देने की कोई व्यवस्था। इसलिए अंग्रेजी में वो कमजोर थे। होता यह था कि बच्चे पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजदूरों के अंग्रेजी के कारण 10वीं में ही फेल हो जाते थे। और जो ठीक ठाक परिवारों से थे, जिनके यहाँ पढ़ने की व्यवस्था अच्छी थी, वो पढ़ करके पास हो जाते थे और नौकरियां हड़प लेते थे। कर्पूरी ठाकुर ने जब इस चीज़ को देखा और उन्हें लगा कि क्या कारण है कि बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं, तो पता चला कि अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण ही बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद उस महान व्यक्तित्व ने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कदम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने भी उठाया था। मुलायम सिंह यादव ने अंग्रेजी का विरोध किया था। मुलायम सिंह यादव स्वयं कभी अंग्रेजी के अध्यापक हुआ करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी से ज़्यादा हमें हिंदी को वरीयता देनी चाहिए, हिंदी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। और इस बात को लेकर विपक्षी खेमे ने मुलायम सिंह यादव को घेरा था और बदनाम किया था ये कह करके कि आपका लड़का विदेश पढ़ता है और जनता को चाहते कि वो अंग्रेजी ना पढ़े। जबकि समाजवादी दल की हमेशा ये सोच रही कि अंग्रेजी पढ़ी जाए लेकिन वरीयता हिंदी को दी जाए। समाजवादी दल की सोच ये तब से व्याप्त है जब मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर राजनीति में नहीं थे। उससे पहले ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण वाली समाजवादी पार्टी में ये 4 मुख्य चीजें थीं। पहली, पिछड़ों का ध्रुवीकरण, दूसरी, हिंदी का प्रचार और प्रसार, तीसरी, समाजवादी विचारधारा और चौथी, किसानों को उचित मूल्यों की दर मिल जाना। ये समाजवादी दल की विचारधारा का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति में आए तो उसी समाजवादी विचारधारा के तहत उन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें काफी तिरस्कार और अवहेलना झेलनी पड़ी थी। टॉपिक पे लौट के आते हैं और बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। 1972 में जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन शुरू होता है और 1975 तक यह आंदोलन पूरे देश में एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसका नाम रखा जाता है संपूर्ण क्रांति। यह आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसमें भी सबसे बड़ा कारण उद्योगपति थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कई सारी बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था, जिसके कारण उद्योगपति वर्ग खिलाफ हो गया था और इंदिरा गांधी परेशान हो गई थी। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की सरकार में गरीबों, दलितों, पिछड़ों का लगातार उत्पीड़न हो रहा था। समाज में 2 वर्गों की लड़ाई थी, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। गरीब वर्ग के पक्ष में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के बाद बनी, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी लगातार खड़ी थी और उसी सोशलिस्ट पार्टी के झंडे के तले जेपी ने आंदोलन चलाया, जिसका नाम रखा संपूर्ण क्रांति। और इस क्रांति के महानायक थे जयप्रकाश नारायण और इस क्रांति के सिपाही थे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और तमाम समाजवादी नेता। 1975 के बाद सन 1977 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से हट करके जनता पार्टी बनती है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम छोटे छोटे दल शामिल हुए और इसमें जनसंघ भी शामिल था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में फल फूल रहा है। ये जनसंघ भी उसी जनता पार्टी का हिस्सा था और जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनती है। मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। और इसके बाद भी कर्पूरी ठाकुर ने समाज के लिए कई सारे ऐसे काम किए जो कि मिसाल बन करके कायम हुए। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को आरक्षण की वकालत भी की और आरक्षण दिलवाया भी था। अब हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की उन कहानियों की जो समाज में अब तक प्रचलित हैं। कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी और सहजता के लिए जाने जाते थे। सादगी उनके अंदर इतनी थी कि एक बार जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कर्पूरी ठाकुर वहाँ पहुँचते हैं तो कर्पूरी ठाकुर चप्पलें टूटी हुई और फटे कुर्ते में पहुँच जाते हैं। उन्हें देख करके महान समाजवादी नेता चंद्रशेखर सिंह हंसते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए मुख्यमंत्री की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए कि जिससे कि उसकी गुजारा हो जाए। सब लोग समझ जाते हैं कर्पूरी ठाकुर पर ही मजाक किया जा रहा है, तो कर्पूरी ठाकुर शांत होकर के हंसने लगते हैं। बाद में स्वयं चंद्रशेखर उठते हैं और वहाँ जितने नेता थे उन सबसे 1-1 रुपया चंदा लेकर के 100 रुपये इकट्ठे करते हैं और कर्पूरी ठाकुर के हाथ में रख करके कहते हैं कि ये पैसे ले जाना, इन पैसों से कुर्ता खरीद लेना, इसको भी राहत कोष में जमा मत कर देना।
यह विचारधारा के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, आज का दौर यह है कि कोई व्यक्ति एक बार ब्लॉक प्रमुख हो जाए तो शहर के आसपास के सारे मुख्य प्लॉट उस व्यक्ति के नाम हो जाते हैं। एक बार ब्लॉक प्रमुख होने के बाद उस व्यक्ति के पास इतना पैसा, इतना सोना होता है कि उसकी 4 पीढ़ियां बैठ के आराम से खा सकती हैं। और मुख्यमंत्री होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने अपने नाम कुछ नहीं किया, ना जमीन, ना मकान, ना कुछ। कर्पूरी ठाकुर के पास कोई अपना ऐसा मकान नहीं था जिसमें ये वो कह सकें कि ये हमारा मकान है। हालांकि आज कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर और अन्य उनके पुत्र हैं, बेटी हैं, सभी फल फूल रहे हैं, पैसे वाले हैं और उसी कड़ी में आते हैं जिसमें सभी नेता और ब्लॉक प्रमुख आते हैं। लेकिन ये सिर्फ कर्पूरी ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं कि कितने सादगी से भरपूर थे। एक बार एक अपने ही विधायक को 2 रुपए के नोट पर लिख के भेजते हैं कि मुझे अपनी कार दे दो, मुझे लंच करने जाना है। विधायक उसी नोट पर लिख के भेजता है कि हमारी कार में डीजल नहीं है। कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में कोई ऐसा काम नहीं किए कि उन पर दाग आ सके। हमेशा टैक्सी और तांगे से चलते रहे। अपनी बेटी का रिश्ता देखने जाते हैं झारखंड में, जो कि झारखंड तब बिहार में ही था, तब भी वो टैक्सी से ही जाते हैं और बेटी का विवाह गांव में करते हैं। कर्पूरी ठाकुर का तो मत था कि वो किसी मंदिर में करें, लेकिन उनकी पत्नी ने जबरदस्ती की तो गांव में विवाह किया गया। आज का दौर ये है कि किसी प्रधान के बेटे या बेटी का भी विवाह होता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजशाही महाराजा के यहाँ शादी है। इतना ज़्यादा खर्चा किया जाता है। किसी ब्लॉक प्रमुख के यहाँ शादी हो, किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेता के यहाँ शादी हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विश्व सम्मेलन है। और कर्पूरी ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी गांव में की थी। ये सादगी की मिसाल थी। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था का या सरकारी कितना दबाव था ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इसी प्रकार के थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से काट दी और अपने पूरे मुख्यमंत्री काल में अपने ऊपर दाग नहीं आने दिया। नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर पर न केवल नाई समाज बल्कि पिछड़े और दलित आज भी गर्व करते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ युवाओं से कि भाइयों, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को पहचानिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत करिए और समाज में कर्पूरी ठाकुर की चर्चा लगातार होनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।